हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। मतलब कि रचना जो होती है, कंस्ट्रक्शन जो होती है, उसके आधार पर वाक्यों का परिवर्तन या वाक्यों को बदलना। हम जानते हैं कि भाषा जो होती है वो हमारे भावों या विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि वर्णों से शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य और वाक्य से भाषा का निर्माण हुआ है। तो हम ये समझ सकते हैं कि वाक्य जो होते हैं वो भाषा की प्रधान इकाई होते हैं, निश्चित क्रम में होते हैं और निश्चित क्रम में पदों का व्यवस्थित और सार्थक रूप ही वाक्य कहलाता है। क्योंकि वाक्य का होना इसीलिए आवश्यक है कि एक तो वो निश्चित क्रम में हो, दूसरा उसमें पदों का व्यवस्थित रूप हो और जितने भी पद हैं वो सार्थक हों, तभी वो वाक्य कहलाएगा। अब वाक्य एक पद का भी हो सकता है और अनेक पदों का भी हो सकता है। जैसे हमने किसी को एक शब्द में हाँ या ना में जवाब दे दिया तो ये भी हमारा वाक्य भी कहलाएगा। अब हम समझेंगे वाक्य के अंग क्या होते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। हम जानते हैं कि वाक्य में दो अंग होते हैं। पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। उदाहरण से हम जानेंगे, जैसे कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे जो हैं वो उद्देश्य के अंतर्गत आएगा और पार्क में खेल रहे हैं विधेय के अंतर्गत आएगा। यानी कि जो हमारी क्रिया है वो विधेय हो जाती है और कार्य को करने वाले या जो कर्ता होते हैं वो उद्देश्य के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा कि वाक्य के अंग दो प्रकार के होते हैं। अब हम जानेंगे कि रचना के आधार पर वाक्य भेद कितने प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है सरल या साधारण वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त या यौगिक वाक्य, तीसरा होता है मिश्र या जटिल वाक्य। तो जो रचना होती है उसके आधार पर जो वाक्य बनते हैं वो वाक्य तीन प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। यहाँ पर हम पहले वाक्य सरल वाक्य के बारे में जानेंगे कि सरल वाक्य क्या होते हैं। जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। हम जानते हैं कि वाक्यों का एक सही क्रम होता है, पहले कर्ता, फिर कर्म होता है और फिर अंत में क्रिया होती है। तो जो वाक्य होते हैं उसमें यदि एक ही क्रिया होती है तो हम उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है, तो राम पुस्तक पढ़ रहा है, यहाँ पर एक ही क्रिया है, अतः ये सरल वाक्य होगा। लेकिन सरल वाक्य में हम एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि सरल वाक्य में कर्ता जो होते हैं, कार्य को करने वाले, एक से अधिक हो सकते हैं लेकिन उनमें क्रिया एक ही होगी। यानी कि सरल वाक्य में कार्य को करने वाले दो लोग हो सकते हैं या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, परंतु उनमें जो क्रिया होती है वो एक ही होनी चाहिए। जैसे हम एक समझेंगे उदाहरण, इंदु को पुस्तक दो। यहाँ पर कर्ता भी एक है और क्रिया भी एक है, परंतु जैसे हमने कहा कि मोहन और सुरेश ने चोर को पीटा। अब यहाँ पर पीटना एक क्रिया है, परंतु उस क्रिया को करने वाले दो व्यक्ति हैं, मोहन और सुरेश। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि सरल वाक्य में क्रिया एक होती है परंतु उस कार्य को करने वाले दो या दो से अधिक हो सकते हैं। जैसे शिक्षक कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं। इसके पश्चात होता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजक द्वारा जुड़े होते हैं। यहाँ पर योजक शब्द जो होते हैं, योजक अव्यय जो होते हैं, उनसे जिन वाक्यों को, दो वाक्यों को, सरल वाक्यों को जोड़ दिया जाता है वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। योजक द्वारा जुड़े होने पर भी प्रत्येक वाक्य अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, यानी कि दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ दिया जाता है लेकिन उनमें जो बीच में योजक शब्द जोड़े जाते हैं उसके बाद भी उनका अपना खुद का स्वतंत्र अस्तित्व होता है और ये एक दूसरे पर आश्रित
नहीं होते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि संयुक्त वाक्य जो होते हैं उनमें वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। इसे हम उदाहरण द्वारा जानेंगे कि बादल छाए और वर्षा होने लगी। यानी बादल छाए एक वाक्य हो गया और वर्षा होने लगी दूसरा, लेकिन हमने इस पे बीच में और लगा दिया तो ये बन गया संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य जो होते हैं वो निम्न समुच्चय बोधकों, इसे हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक भी कह सकते हैं, इन समुच्चय बोधकों से जुड़े होते हैं। जैसे और, तथा, व, एवं, अथवा, या, लेकिन, किंतु, परंतु, मगर, इसलिए, अन्यथा, फलतः, तो आदि। तो ये जो समुच्चय बोधक होते हैं इनके द्वारा संयुक्त वाक्य जुड़े होते हैं। इसे हम इन उदाहरणों द्वारा जान सकते हैं कि राम गरीब है परंतु ईमानदार है, जल्दी चलिए अन्यथा देर हो जाएगी। इसके पश्चात अंतिम वाक्य है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य के साथ एक या एक से अधिक उपवाक्य आश्रित हों उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। देखिए संयुक्त वाक्य में दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं और वो आपस में जुड़े होते हैं, लेकिन मिश्र वाक्य में जो वाक्य होते हैं उनमें एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरे उस पर आश्रित वाक्य होते हैं, मतलब इनकी निर्भरता एक दूसरे पर होती है, तो ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। अब देखिए स्वतंत्र वाक्य को प्रधान वाक्य तथा शेष उपवाक्य को आश्रित उपवाक्य कहते हैं। तो जो एक प्रधान उपवाक्य होता है उसके ऊपर जो शेष उपवाक्य आश्रित होते हैं उन्हें हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं। आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने के लिए यहाँ पर हम जानेंगे कि क्या है। सबसे पहले हम उदाहरण देखते हैं कि जो छात्र मेहनत करते हैं वे परीक्षा में अवश्य सफल होते हैं। यहाँ पर मैंने जो को अंडरलाइन किया है, इसका मतलब ये है कि ये जो है हमारा मिश्र वाक्य के लिए व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। अब देखिए मिश्र वाक्य को जोड़ने का काम व्यधिकरण समुच्चय बोधक करते हैं। जो संयुक्त वाक्य होते हैं उन्हें जोड़ने के लिए समानाधिकरण समुच्चय बोधक होते हैं और जो मिश्र वाक्य होते हैं उन वाक्यों को जोड़ने के लिए व्यधिकरण समुच्चय बोधक होते हैं। व्यधिकरण समुच्चय बोधक के अंतर्गत कि, जब, जिस, जिन, जहाँ, जो, तब, जैसे, यद्यपि, तथापि आदि, ये जो शब्द होते हैं इनके द्वारा जो वाक्य जुड़े होते हैं वो मिश्र वाक्य के अंतर्गत आते हैं। हम इसे वाक्यों के द्वारा समझेंगे कि जो व्यक्ति गुणी होता है उसे सभी चाहते हैं। तो यहाँ पर हम समझ गए कि जो है वो हमारा व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। दूसरा है जैसे ही सुबह हुई वैसे ही पक्षी चहचहाने लगे। यद्यपि मोहन ने बहुत मेहनत की तथापि वह उत्तीर्ण नहीं हो सका। तो यहाँ पर यद्यपि और तथापि, इसे हम जानेंगे कि ये मिश्र वाक्य के लिए आवश्यक हैं। तो इस प्रकार से आज हमने रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं उनके बारे में जाना कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य क्या कहलाते हैं। थैंक यू।